दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं लगभग यहाँ 30 क्वेश्चंस ही हमारे पास हैं, तो ये देख लेते हैं। और आज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी देखेंगे इसी के साथ साथ। तो यहाँ जैसा कि क्वेश्चन पूछा, द अमीनो एसिड पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following enzymes is a माइटोकाइंडियल मार्कर एंजाइम? इनमें से माइटोकाइंडियल मार्कर एंजाइम किसे कहा जाता है? तो बताएगा किसे कहा जाता है? तो वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को। किसको कहा जाता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को कहा जाता है। माइटोकांड्रियम विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो ऑक्सीकरण एवं फास्फोरिलीकरण या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। इनमें एटीपी सिंथेसिस, सक्सिनिक डिहाइड्रोजन प्रमुख हैं। क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले सभी ऑक्सीडेटिव एंजाइम माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जबकि अपवाद स्वरूप सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि समूचा जटिल प्रोटीन है, आंतरिक यानी इनर मेम्ब्रेन से कसकर जुड़ा रहता है, इसे माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम के नाम से जानते हैं। एन एंजाइम रिक्वायरिंग मॉलिबिडनम एज ए कोफैक्टर, एक एंजाइम जिसमें मॉलिबिडनम सहकारक के रूप में रहता है। एलटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। तो कौन सा एंजाइम है जिसमें मॉलिबिडनम रहता है? तो वो है नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या है? नाइट्रेट रिडक्टेज है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए दिया है नाइट्राइट रिडक्टेज। तो ये बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। तो क्या है? नाइट्रेट रिडक्टेज। एक एंजाइम जिसमें मॉलिबिडनम सहकारक के रूप में आवश्यक होता है उसे नाइट्रेट रिडक्टेज कहते हैं। विच अमीनो एसिड यूजुअली एक्युमुलेट्स ड्यूरिंग ड्रॉट, सूखे के समय सामान्यतः कौन सा अमीनो अम्ल संग्रहित होता है? तो बताएगा कौन सा है? तो वो है पोरोलिन। सूखे के समय सामान्यतः प्रोलिन अमीनो अम्ल संग्रहित होता है। यह सबसे सक्रिय संचित अमीनो अम्ल है। कौन सा? प्रोलिन। सूखे के समय अभी बता दिया। विच एंजाइम इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर साइजर, तो वो तो आप सब जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। द बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मस्ट बी, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच के आबंध होने चाहिए। कैसे? दुर्बल व दीर्घकालिक। कैसे होने चाहिए? दुर्बल दीर्घकालिक, दुर्बल व अल्पकालिक। इसमें से क्या दिया है? बी ऑप्शन सही है। दुर्बल, अल्पकालिक, सबल एवं दीर्घकालिक। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। हमारा नया चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल बॉटनी। हम इन्वायरमेंटल बॉटनी थोड़ा वो चैप्टर जो पूछे गए थे क्वेश्चन, वो थोड़ी संख्या थी उन क्वेश्चंस की, 30 क्वेश्चन तक, उससे अभी तक क्वेश्चन बने हैं। अब आता है इन्वायरमेंटल बॉटनी। यहाँ हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोसिस्टम, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब्स, प्लांट सक्सेशन और पॉल्यूशन, प्लांट कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इतने टॉपिक से यहाँ प्रश्न पूछे गए। काफी बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसका कारण है कि इन्वायरमेंट और ये ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इकोलॉजी के बेस पे। तो आज का वीडियो शुरू करें यहां से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड, competition between the individuals of the same species is called specific struggle, interspecific struggle, इंट्रा-स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। ध्यान रखना। कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल टेक प्लेस ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ same species like food, shelter, breeding space, etc. are similar, while interspecific struggle take place between individual of different species। तो यहाँ दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। इंटर का मतलब होता है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में होता है कि दो जातियां अलग अलग हों। जैसे मान लेते हैं आपका शेर और भैंस। और इंटर स्पेसिफिक में क्या हुआ कि शेर ही, इंट्रा स्पेसिफिक में शेर सेम स्पीसीज हो। वाई शेप्ड मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट
तो वाई शेप्ड जो मॉडल है एनर्जी फ्लो का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली ग्रेजिंग फूड चेन, ओनली डेट्रिटस फूड चेन, बोथ ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन, या फूड वेब? तो ऑप्शन सी सही है, बोथ ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस food chains. Y-shaped model of energy flow and ecosystem represent both grazing and detritus food chains. Wetland day is observed on wetland जो डे है कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायो इंडिकेटर फॉर SO2 पोल्यूशन? तो वो आप सब जानते हैं, लाइकेन है। Plant which tolerate narrow range of temperature are known as, plant which tolerate narrow range of temperature are known as, तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं माइक्रोथर्मल। क्या बोलते हैं? माइक्रोथर्मल। मीजोथर्मल क्या होता है? द प्लांट लिविंग द हाई टेम्परेचर ऑफ समर अल्टरनेटिंग विथ 2 टेम्परेचर ऑफ विंटर आर कॉल्ड मीजोथर्मल। स्टेनोथर्मल क्या होता है? स्टेनोथर्मल प्लांट आर दोज दैट आर क्विट रेस्ट्रिकेटेड द आइदर लो और हाई टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। यूरेथ्रिमल जो होता है वो क्या? प्लांट कैन बी टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ। मोस्ट हजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो वो तो सबसे ज्यादा जो होता है वो तो लेड ही है। क्या है? लेड। इसीलिए लेड फ्री इस समय पेट्रोलियम और उत्पाद आते हैं, लिखा रहता है लेड फ्री। द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन ए स्पेसिफाइड एरिया वुड बी मैक्सिमम इन, द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स within a specific area would be maximum in pond ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद इन ए स्पेसिफिक एरिया वुड बी मैक्सिमम इन पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बेंथन और पेरीफाइटन एक्सेट्रा एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। 2 इम्पॉर्टेंट हॉट स्पॉट इन इंडिया, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 जीनोटाइप ग्रोइंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड शोइंग सिमिलर फिनोटाइप्स रिफर्ड एज, तो इनको हम क्या बोलेंगे? तो इनको बोलेंगे फिनोकॉपीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 2 जीनोटाइप्स हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं और सिमिलर फिनोटाइप लक्षण दिखाते हैं, तो इन्हें फिनोकॉपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोकॉपीज। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय, तो यूनेस्को ने लॉन्च किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही है, 1971। इन विच ईयर एंड वेयर लेटेस्ट इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस वाज हेल्ड, तो वो कहाँ हुई थी? विच ईयर द वेयर लेटेस्ट इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस वाज हेल्ड, तो वियना में हुई थी 2005 में। और अगर और क्वेश्चन पूछें तो 19th इंटरनेशनल बोटेनिकल जो कांग्रेस है वो शेंजन चाइना में 23-29 जुलाई 2017 को हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने आपको बताया कि अभी लेटेस्ट पूछ दें तो अभी वो आंसर नहीं करना है। वो जब पूछा गया था तब वो उस समय के लिए लेटेस्ट थी, और अभी जो हुई है वो जुलाई 2017 में 19th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हुई है, जो जुलाई 23 से 29 जुलाई 2017 में चाइना में हुई है। 19th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस शेंजन चाइना 23 to 29 जुलाई 2017। तो समझ गए होंगे हमारा क्या कहना है कि वो उस समय के हिसाब से सही था, अभी ये सही है। और IBC द इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस जो है IBC 2023 इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस इज ए बॉटनी कांग्रेस ऑर्गेनाइज रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ध्यान रखिएगा कब होनी है? 2023 जुलाई 2023 में। तो 19वीं हुई है चाइना में जो हो चुकी है, और जो भविष्य में होने वाली है वो होगी हमारी कब? 2023 में। ध्यान रखिएगा। और होगी कहाँ? ब्राजील में।
तो आप हमारी बात समझ रहे होंगे। इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हो चुकी, चाइना में होनी है, ब्राजील में 2023 29 जुलाई 2023, 23 और 29 जुलाई, यही डेट सेम इसकी है और सेम इसकी जुलाई में। तो समझ रहे हैं ये भविष्य की है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से, इसलिए हमने आपको इसके साथ डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, तो इसीलिए कहा उस समय के लिए स्थित है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इंजूरियस टू प्लांट बिकॉज इट ultraviolet radiation injurious to plant because break down the carbohydrate, increase the respiration, cause the dehydration, cause the gene mutation। तो ऑप्शन इसका डी सही है, gene mutation। Which of the following is not a component of nitrogenase complex? इनमें से नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के लिए कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो Zn। Which of the following is mainly responsible for ozone depletion? तो वो कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्लांट विथ फ्लैशी लीव्स और विदाउट लीव्स आर मेनली फाउंड इन, तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? डेजर्ट में, सकुलेंट प्लांट। निमेटोफोर आर कॉमनली फाउंड इन, तो निमेटोफोर जो देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो एविसीनिया और राइजोफोरा में देखने को मिलते हैं। एविसीनिया याद रखना, राइजोफोरा सब लोग जानते हैं, एविसीनिया, और ये हायर एजुकेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, सी नंबर। द कोलोनाइजेशन ऑफ फूड बाय द लैक्टोबैसिलस precludes the invasion that food by the other bacteria due to the production of lactic acid. This relation is known as, तो उसे क्या बोलते हैं? एमेंसेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। इसके आगे के वीडियो आपको नेक्स्ट कड़ी में उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ नमस्कार।